यानी शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि क्या किसी बलात्कारी बाबा की भक्ति में भी शक्ति हो सकती है। ये शक्ति वोट की है। तो जवाब है हां। तभी तो एक के बाद एक जो राजनीतिक जो शख्सियतें हैं वो वहां पर नतमस्तक होने के लिए पहुंच रही है। जी हां, मैं बात कर रही हूं डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम की। कुछ साल पहले तक जिसका बड़ा ही जलवा था, हजारों लाखों की संख्या में उसके अनुयायी थे, भक्त थे, या फिर यूं कहिए कि प्रेमी थे, जो खुद को इंसान बताते थे। लेकिन इन भक्तों या इंसानों को भी तब एक बड़ा झटका लगा था जब इन्हें यह पता चला कि खुद को बाबा बताने वाला ये राम रहीम असल में तो हैवान है, क्योंकि उसके कृत्य कुछ ऐसे ही हैं। जिसे जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए वो खुलेआम घूम रहा है। जिसे दुष्कर्म के दोषी को बुरे कर्मों की सजा भुगतनी थी वो सत्संग कर रहा है। कभी फरलो तो कभी पैरोल पर बाहर आया बाबा आए दिन ऑनलाइन सत्संग कर रहा है। डेरा प्रमुख को पैरोल मिलने की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हो रखे हैं और यह पूछा जा रहा है कि राम रहीम पर यह अनुकंपा क्यों। जब हरियाणा के आदमपुर में कल उपचुनाव और पंचायत चुनाव होने हैं, उधर हिमाचल में चुनाव हैं, तो क्या यह हरियाणा से हिमाचल तक दरअसल सत्ता का सत्संग हो रहा है? क्योंकि एक साल के भीतर, और अभी तो एक साल भी नहीं बीता है, एक साल के भीतर 3 बार कभी फरलो तो कभी पैरोल पर बाहर आता है ये बाबा। और जब जब चुनाव आते हैं गुरमीत राम रहीम तब बाहर आता है। आज इसी पर करेंगे 5 का प्रहार कि एक बलात्कारी के दरबार में नेताओं की ये हाजिरी क्यों? क्या वोटों की खातिर डेरे में ये हाजिरी लग रही है? इस तरह के तमाम सवाल होंगे, लेकिन आपको हम एक एक कर तमाम और तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त हम सीधे आपको लिए चलेंगे कालका जी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं, क्योंकि वो जो झुग्गीवासी हैं उनको दरअसल वो फ्लैट्स जो हैं, अपने घर का सपना जो इन 4-5 परिवारों से मिलने का मौका मिला, मैं देख रहा था उनके चेहरे पर जो खुशी, जो संतोष, और वो कुछ न कुछ भाव अपने व्यक्त करते थे। वो भीतर का जो आनंद था वो प्रकट हो रहा था। एक संतोष उनके चेहरे पर महक रहा था। अकेले कालका जी एक्सटेंशन के फर्स्ट फेज में ही 3000 से ज्यादा घर बनकर तैयार कर लिए गए हैं और बहुत ही जल्द यहां रह रहे दूसरे परिवारों को भी गृह प्रवेश का मौका मिलेगा। मुझे विश्वास है आने वाले समय में भारत सरकार द्वारा किए जा रहे ये प्रयास दिल्ली को एक आदर्श शहर बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। साथियों, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में हम जो विकास देखते हैं, बड़े सपने और ऊंचाइयां देखते हैं, उनकी नींव में मेरे इन गरीब भाई बहनों की मेहनत है, उनका पसीना है, उनका परिश्रम है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, सच्चाई ये भी है कि शहरों के विकास में जिन गरीबों का खून पसीना लगता है, वो उसी शहर में बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर होते रहे हैं। जब निर्माण कार्य करने वाला ही पीछे रह जाता है तो निर्माण भी अधूरा ही रह जाता है। और इसलिए बीते 7 दशकों में हमारे शहर समग्र विकास से, संतुलित विकास से, होलिस्टिक डेवलपमेंट से वंचित रह गए। जिस शहर में एक और ऊंची ऊंची भव्य इमारतें और चमक दमक होती हैं, उसी के बगल में झुग्गी झोपड़ियों में बदहाली दिखाई देती है। एक और शहर में कुछ इलाकों को पोस्ट कहा जाता है, तो दूसरी ओर कई इलाकों में लोग जीवन की मौलिक जरूरतों के लिए तरसते हैं।
जब एक ही शहर में इतनी असमानता हो, इतना भेदभाव हो, तो समग्र विकास की कल्पना कैसे की जा सकती है? आजादी के अमृत काल में हमें इस खाई को पाटना ही होगा और इसलिए ही आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मंत्र पर चलकर सबके उत्थान के लिए प्रयास कर रहा है। साथियों, दशकों तक देश में जो व्यवस्था रही उसमें ये सोच बन गई थी कि गरीबी केवल गरीब की समस्या है, लेकिन आज देश में जो सरकार है वो गरीब की सरकार है, इसलिए वो गरीब को अपने हाल पर नहीं छोड़ सकती। और इसलिए आज देश की नीतियों के केंद्र में गरीब है। आज देश के निर्णयों के केंद्र में गरीब है। विशेषकर शहर में रहने वाले गरीब भाई बहनों पर भी हमारी सरकार उतना ही ध्यान दे रही है। साथियों, कोई भी ये जानकर हैरान रह जाएगा, यहां दिल्ली में ही 50 लाख से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनके पास बैंक खाता तक नहीं था। ये लोग भारत की बैंकिंग व्यवस्था से नहीं जुड़े थे। बैंकों से मिलने वाले हर लाभ से वो वंचित थे। बल्कि सच्चाई ये भी थी कि गरीब बैंक के दरवाजे तक जाने से डरता था। ये लोग दिल्ली में थे, लेकिन दिल्ली इनके लिए बहुत दूर था। इसी स्थिति को हमारी सरकार ने बदला। अभियान चलाकर दिल्ली के गरीबों के, देश के गरीबों के बैंक खाते खुलवाए गए। तब किसी ने शायद ही सोचा होगा कि इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आज दिल्ली के गरीब को भी सरकार की योजनाओं का सीधे लाभ मिल रहा है। आज दिल्ली में हजारों साथी रेहड़ी पटरी की दुकान लगाते हैं, सब्जियां और फल बेचते हैं। कई साथी ऑटो रिक्शा चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं। इनमें से शायद ही कोई ऐसा हो जिसके पास आज भीम यूपीआई न हो। पैसे सीधे मोबाइल पर आते हैं, मोबाइल से पेमेंट भी हो जाता है। इससे कितनी बड़ी आर्थिक सुरक्षा भी मिली है। बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने की यही शक्ति पीएम स्वनिधि योजना का भी आधार बनी। इस योजना के तहत शहर में रहने वाले हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई और बहनों को अपना काम आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। और मुझे खुशी है कि दिल्ली के भी 50,000 से ज्यादा रेहड़ी पटरी वाले मेरे भाई बहन ने स्वनिधि योजना का लाभ उठाया है। इसके अलावा मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी दी गई 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता भी दिल्ली के छोटे उद्यमियों की काफी मदद की है। साथियों, हमारे गरीब साथियों को एक बड़ी दिक्कत राशन कार्ड से जुड़ी अव्यवस्थाओं से भी होती है।
हमने वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था करके दिल्ली के लाखों गरीबों का जीवन आसान बनाया है। हमारे जो प्रवासी श्रमिक दूसरे राज्यों से काम करने आते हैं, पहले उनका राशन कार्ड यहां बेकार हो जाता था, एक सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह जाता था। इससे उनके लिए राशन की समस्या खड़ी हो जाती थी। वन नेशन वन राशन कार्ड के जरिए इस चिंता से भी मुक्ति मिल रही है। इस योजना का लाभ कोरोना वैश्विक महामारी के समय दिल्ली के गरीबों ने भी उठाया है। इस वैश्विक संकट के समय में दिल्ली के लाखों गरीबों को केंद्र सरकार पिछले 2 साल से मुफ्त राशन भी दे रही है। इस पर सिर्फ दिल्ली में ही केंद्र सरकार द्वारा 2,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। ये जितनी चीजें मैंने गिनाई ना, आप बताइए कितने रुपयों की मुझे एडवर्टाइजमेंट देनी चाहिए थी? कितने अखबार के पेज भरे पड़े, अखबार में मोदी फोटो चमकती हो, और कितने दे देते? इतना सारा काम मैं अभी जो गिना रहा हूं, अभी तो बहुत कम गिना रहा हूं, वरना समय बहुत ज्यादा चला जाएगा। क्योंकि हम आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए जीते हैं। साथियों, दिल्ली में केंद्र सरकार ने 40 लाख से ज्यादा गरीबों को बीमा सुरक्षा कवच भी दिया है। दवाइयों का खर्च कम करने के लिए जन औषधि केंद्रों की सुविधा भी है। जब जीवन में ये सुरक्षा होती है तो गरीब निश्चित होकर अपनी पूरी ताकत से मेहनत करता है। वो खुद को गरीबी से बाहर निकालने के लिए, गरीबी से लड़ाई लड़ने के लिए, गरीबी को परास्त करने के लिए जी जान से जुट जाता है। ये निश्चिंतता गरीब के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है, वो किसी गरीब से बेहतर कोई नहीं जान सकता। साथियों, दिल्ली में एक और विषय, दशकों पहले बनी हुई अनधिकृत जो कॉलोनियों का भी रहा है। इन कॉलोनियों में हमारे लाखों भाई बहन रहते हैं। उनका पूरा पूरा जीवन इसी चिंता में निकल रहा था कि उनके घरों का होगा क्या। दिल्ली के लोगों की इस चिंता को कम करने का काम भी केंद्र सरकार ने किया। पीएम उदय योजना के माध्यम से दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में बने घरों को नियमित करने का काम चल रहा है। अब तक हजारों लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली के मध्यम वर्ग को भी उनके घर का सपना पूरा करने में बहुत मदद दी है। दिल्ली के निम्न एवं मध्यम वर्ग के लोग अपना घर बना पाए, इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से ब्याज में सब्सिडी दी गई है। इस पर भी केंद्र सरकार की तरफ से 700 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। साथियों, केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि हम दिल्ली को देश की राजधानी के अनुरूप एक शानदार सुविधा संपन्न शहर बनाएं।
दिल्ली के विकास को गति देने के लिए हमने जो काम किए हैं, दिल्ली के लोग, दिल्ली के गरीब, दिल्ली का विशाल मध्यम वर्ग, वे इन सब के साक्षी के रूप में हर जगह पे अपनी बात बताता है। इस बार लाल किले से मैंने देश की एस्पिरेशनल सोसाइटी की बात की थी। दिल्ली का गरीब हो या मध्यम वर्ग, वो आकांक्षी भी है और अभूतपूर्व प्रतिभा से भरा हुआ है। उसकी सहूलियत, उसकी आकांक्षा की पूर्ति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। साथियों, 2014 में जब हमारी सरकार आई थी तो दिल्ली एनसीआर में 190 किलोमीटर रूट पर ही मेट्रो चला करती थी। आज दिल्ली एनसीआर में मेट्रो का विस्तार बढ़कर करीब करीब 400 किलोमीटर तक हो चुका है। बीते 8 वर्षों में यहां 135 नए मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं। आज मेरे पास दिल्ली में कॉलेज जाने वाले कितने ही बेटी बेटियां, बड़ी संख्या में नौकरी पेशा लोग चिट्ठी लिखकर मेट्रो सर्विस के लिए आभार जताते हैं। मेट्रो की सुविधा का विस्तार होने से हर रोज उनके पैसे भी बच रहे हैं और समय की भी बचत हो रही है। दिल्ली को ट्रैफिक कंजेशन से राहत दिलाने के लिए भारत सरकार द्वारा 50,000 करोड़ रुपए के निवेश से सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, आधुनिक बनाया जा रहा है। दिल्ली में जहां एक और पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बन रहे हैं तो दूसरी ओर कर्तव्य पथ जैसे निर्माण भी हो रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे हो या अर्बन एक्सटेंशन रोड अक्षरधाम से बागपत 6 लेन एक्सप्रेस कंट्रोल हाईवे हो या गुरुग्राम सोहना रोड के रूप में एलिवेटेड कॉरिडोर, ऐसे कितने ही विकास कार्य दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे हैं जो देश की राजधानी में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार देंगे। साथियों, दिल्ली एनसीआर के लिए रैपिड रेल जैसी सेवाएं भी निकट भविष्य में ही शुरू होने जा रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो भव्य निर्माण होने जा रहा है उसकी तस्वीरें भी आपने जरूर देखी होगी। मुझे खुशी है कि द्वारका में 80 हेक्टेयर जमीन पर भारत वंदना पार्क का निर्माण अब अगले कुछ महीनों में समाप्त होने की तरफ बढ़ रहा है। मुझे बताया गया है कि डीडीए द्वारा दिल्ली के 700 से ज्यादा बड़े पार्कों की देखरेख की जाती है। वजीराबाद बैराज से लेकर ओखला बैराज के बीच का जो 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है उस पर भी डीडीए द्वारा विभिन्न पार्क विकसित किए जा रहे हैं। साथियों, आज मेरे इतने सारे गरीब भाई बहन अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो मैं उनसे जरूर कुछ अपेक्षाएं भी रखता हूं। अगर मैं आपसे कोई अपेक्षा रखूंगा तो पूरी करोगे ना? मैं कह सकता हूं कोई काम आप लोगों को करेंगे, फिर भूल जाएंगे, नहीं भूल जाएंगे। अच्छा, भारत सरकार करोड़ों की संख्या में गरीबों के लिए घर बना रही है, घर में नल से जल दे रही है, बिजली का कनेक्शन दे रही है, माताओं बहनों को बिना धुएं को खाना बनाने की सहूलियत मिले, इसके लिए उज्ज्वला सिलेंडर भी मिल रहा है। इन सुविधाओं के बीच हमें ये बात पक्की करनी है कि हम अपने घर में एलईडी बल्ब का ही उपयोग करेंगे।
दूसरी बात, हम किसी भी हालत में कॉलोनी में पानी को बर्बाद नहीं होने देंगे। वरना आपको मालूम है कुछ लोग क्या करते हैं, बाथरूम में बाल्टी उल्टी रख देते हैं, नल चालू रखते हैं, सुबह 6 बजे उठना है तो घंटी का काम करता है, पानी आएगा, बाल्टी की आवाज आएगी तो लगेगा। देखिए, पानी बचाना बहुत जरूरी है, बिजली बचाना बहुत जरूरी है, और उससे भी आगे एक और बात, हमें यहां झुग्गी झोपड़ी का वातावरण नहीं बनने देना है। हमारी कॉलोनी स्वच्छ हो, सुंदर हो, स्वच्छता का वातावरण हो। और मैं तो कहूंगा कि आप ही लोग अपनी कॉलोनी में टावर के बीच में स्पर्धा कीजिए, हर महीने स्पर्धा, कौन सा टावर सबसे ज्यादा स्वच्छ है। झुग्गियों के बारे में इतने दशकों से जो धारणा बना करके रखी गई थी, झुग्गियों को जिस तरह गंदगी से जोड़ा जाता था, अब हमारा दायित्व है इसको खत्म करना है। मुझे विश्वास है आप सभी लोग दिल्ली और देश के विकास में इसी तरह अपनी भूमिका निभाते रहें। दिल्ली के हर नागरिक के योगदान से दिल्ली और देश के विकास की यात्रा बिना रुके आगे बढ़ती रहेगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शक प्रेरणादायक वचनों के लिए आपका हार्दिक आभार। नव भारत की चाह लिए हर देशवासी आपके साथ भारत को विकसित देश बनाने के स्वप्न को साकार करने को आतुर है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी से पूरी होगी देश। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, और वो जो फ्लैट की चाबी है ये भेंट करते हुए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, उन तमाम लोगों को। लेकिन वापस लौटेंगे अब अपनी चर्चा पर और बात करेंगे, जिस तरह से हम बात कर रहे थे बलात्कारी बाबा के दरबार में किस तरह से नतमस्तक तमाम जो राजनीतिज्ञ हैं वो हो रहे हैं, फिर चाहे वो कोई भी पार्टी के हो। सवाल जो 5 का प्रहार के खड़े हो रहे हैं वो एक एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये जो पहला सवाल कि बलात्कारी के दरबार में आखिर ये नेता क्यों, दूसरा सवाल ये कि नेताओं को डेरा का आशीर्वाद आखिर क्यों चाहिए, तीसरा सवाल ये कि वोट के खातिर डेरा में ये हाजिरी लग रही है, चौथा सवाल बलात्कारी बाबा पर ये मेहरबानी क्यों, ये अनुकंपा क्यों, पांचवा और अंतिम सवाल ये कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब पैरोल आखिर कैसे मिल जाती है गुरमीत राम रहीम को। तमाम खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। रमन मलिक जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी हिंदू धर्मगुरु हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेद भूषण जी फॉर्मर एसीपी दिल्ली पुलिस के हमारे साथ इस वक्त नोएडा स्टूडियो में हैं। केवल ढींगरा लीडर है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परविंदर सिंह सेठी जो कि आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, और अमरजीत सिंह भी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। और सेठी जी आप ही से मैं शुरुआत करूंगी क्योंकि फौजा सिंह जी पहुंचे हुए थे तो लेटेस्ट उन्हीं की तस्वीर सामने आई, तो पहले उन्हीं से स्टार्ट करते हैं कि वो क्या करने के लिए गए थे वहां पर, क्या एग्जांपल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं आप? नहीं, ये हमारे देश का दुखांत है। किसी भी पार्टी का कोई भी नेता अगर ऐसे डेरों में जाता है, और इन डेरों जो रेपिस्ट है, जो गैंगस्टर है, जो मर्डरर है और जिन्होंने कई लोगों को नपुंसक बनाया, उस व्यक्ति की पहली बात तो पैरोल कैसे हो जाती है? ये करप्शन का इतना जीता जागता एग्जाम्पल है कि आप देखिए ना, जो लोग बंदी सिंह है वो 30-30 साल से उनको पैरोल नहीं मिली, 30 साल से वो 2-2 बार अपनी उम्र कैद काट
चुके हैं उनको पैरोल नहीं मिलती, लेकिन एक इतना इन्फ्लुएंशियल हो जाता है उसको पेरोल मिल जाती है। ये हमारा लॉ एंड जुडिशरी सिस्टम के ऊपर एक प्रहार है, पूरे देश में इसका लेकिन मजाक बन रहा है। क्या करने गए थे वहां पर? वो तो बड़ा ऐसे मतलब तस्वीरें खिंचा रहे थे, वो तस्वीरें चल भी रहे हैं, सम्मानित भी उनको किया गया है डेरा स्टाफ की ओर से, डेरा प्रमुख की ओर से। ऐसे लग रहे थे, ऐसी बॉडी लैंग्वेज थी जैसे कोई वीरता का पुरस्कार उनको वहां से मिल गया हो। जो लोग एक बलात्कारी की भक्ति कैसे कर सकते हैं? किसी भी पार्टी के लोग हैं, उनका क्रिटिसिज्म होना चाहिए, उनके खिलाफ एक कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखिए ना, लॉ एंड जुडिशरी का कितना बड़ा मजाक है। आज 2 नवंबर है, 31 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक, आज से 38 साल पहले सिखों का कत्लेआम होता है, उसका आज तक हमें न्याय नहीं मिलता। इसके ऊपर भी देश के प्रधानमंत्री को चिंता करनी चाहिए, देश के गृह मंत्री को चिंता करनी चाहिए कि हजारों सिखों का कत्लेआम होता है तो वो लोग बिल्कुल खुलेआम घूमते हैं। रमन मलिक जी, ये अनुकंपा क्यों? हरियाणा में सरकार आपकी है, सुनारिया जेल में अगर बंद होता है और वहां से बार बार बाहर आता है, एक साल में 3 बार फरलो मिलती है, पेरोल मिलती है। और अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं तो 17 जून को 30 दिन, सबसे पहले 7 से 27 फरवरी की बात करती हूं जब फरलो दी जाती है। 20 तारीख को पंजाब में चुनाव होता है और मालवा में होता है, मालवा इलाका जहां पर डेरा का अच्छा खासा रुतबा है। फिर 17 जून को 30 दिन की पैरोल दी जाती है क्योंकि 19 जून से हरियाणा में निकाय चुनाव शुरू होने वाले थे। फिर 14 अक्टूबर को अब छोड़ा जाता है जब 3 नवंबर को यानी कि कल उपचुनाव है, और 30 अक्टूबर से 12 नवंबर का वो वक्त जब पंचायत चुनाव हरियाणा में है। ये संयोग तो नहीं हो सकता है रमन मलिक जी? देखिए, मैं अभी आपका जो एक वक्तव्य है उसको मैं स्पष्ट कर दूं आपके श्रोताओं के लिए भी कि हमारी सरकार तो न्याय संगत सरकार है जो न्याय पे चलती है। अच्छा। और उसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि 1984 के चाहे दंगे हों, उनको दोबारा फाइलों को खोल के उनको न्याय दिलवाने में हमने काम करा था। वैसे आम आदमी पार्टी उन्हीं के सहयोग के साथ सरकार बना के बैठी थी। हम उस बात पे अभी नहीं करते क्योंकि वो टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि गुरमीत राम रहीम जो कि एक कन्विक्ट है, जिसको कोर्ट ने कन्विक्शन करी है, जिसकी उसको फरलो मिली, क्या वो फरलो न्याय संगत है या नहीं है, उसका जवाब देता है CWP नंबर 3008 ऑफ 2022। ये वो केस है जो ए परमीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा रहा। उस केस के अंदर गुरमीत राम रहीम की फरलो के ऊपर हाई कोर्ट से पूछा गया कि ऐसे व्यक्ति को क्यों छोड़ा गया है। उस सवाल के ऊपर माननीय हाई कोर्ट ने जवाब दिया अपना। आप चाहें तो आपकी रिसर्च टीम जो है उसको पढ़ ले, एक बारी आप लोग पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगा कि हम, आप या कोई और, स्वाति मालीवाल जैसे जो अपने घर नहीं संभाल पाई वो आज उपदेश देने जा रही हैं, उनको हाई कोर्ट का एक जो टिप्पणी है, हाई कोर्ट का जो उन्होंने फैसला दिया है उसकी इज्जत करनी चाहिए। अच्छा। हम सभी को करनी चाहिए। और अगर हमारे को ठीक नहीं लगता तो हमारे को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए कहने कि हाई कोर्ट का ये डिसीजन ठीक नहीं था। अच्छा, ठीक है, अब यहीं रुक जाइए। मेरे साथ वेद भूषण जी भी हैं। जरा मैं एक आपके इसी पॉइंट पे सर, इसी पॉइंट पर मैं एक रिएक्शन ले लेती हूं सर, इसी पॉइंट पर। अच्छा, ठीक है, आप बोलिए, कंप्लीट करिए। दूसरा पॉइंट ये है जो आप पंजाब का विषय बार बार उठा रहे हैं कि पंजाब के चुनाव के समय को निकाला था। अगर आप लोगों का और इन लोगों का लॉजिक ठीक है तो फिर हमारे को वो रिजल्ट क्यों नहीं मिला जिस रिजल्ट के लिए निकाला था? वो वोट इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? हाँ। तो बिफोर यू स्टार्ट कमेंटिंग, बिफोर यू स्टार्ट पुटिंग एलिगेशन, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और उसके बाद जवाब भी ढूंढने चाहिए। सर, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल बखूबी कर रहे हैं। और अगर मैं आ जाऊं ना, डेप्यूटी स्पीकर जो आपके, एक सेकंड आपके डेप्यूटी स्पीकर, एक सेकंड रमन मलिक, डेप्यूटी स्पीकर आपके विधानसभा के क्या कहते हैं? आपके चरणों में विनती है, संगत के ऊपर आपका आशीर्वाद बनाए रखना। जहां प्रशासन फेल हो जाता है वहां आशीर्वाद से मानवता की सेवा में खड़े मिलते हैं आप खुद मालिक हैं और आप वर्चुअल की बजाय कब फिजिकल आकर दर्शन देंगे? बेशर्मी की हद है रमन मलिक जी। नहीं, वो उनका व्यक्तिगत विषय है। अच्छा,
आस्था एक व्यक्तिगत विषय है। भाजपा के लिए नहीं गए थे वो, व्यक्तिगत अपने विषय के लिए जाते हैं अगर कोई। आप फंडामेंटल राइट जो है प्रेयर का, स्पिरिचुअलिज्म का, आप वो छीन नहीं सकते। अच्छा, मैं तो आज आपसे ये सवाल पूछता हूं कि भारत को ये बताइए कि कल तक जो महिला आके आरोप लगा रही थी इनके ऊपर, आज उन्हीं के पार्टी के लोग वहां गए हैं, क्या वो मिनिस्टर को बाहर निकाल रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या वो व्यक्तिगत लेकिन ये कहकर आप भी नहीं बच सकते हैं रमन मलिक जी, क्योंकि आप भी उसी रास्ते पर सवार है। लेकिन वेद भूषण जी, एक हत्यारा, दो मर्डर का जिस पर आरोप हो, जो बलात्कारी हो, और ऐसा भी नहीं है कि ये एलिगेशन है, ये सिद्ध हो चुके हैं, उसी की सजा काट रहा है, उसी पर बार बार बाहर आ रहा है। क्या ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि 1 साल भी नहीं होता है, 3 बार बाहर आ जाता है? और टाइमिंग भी देखिए आप। हिमानी, सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि गुरमीत बलात्कारी और बलात्कारी कातिल बोलें तो अच्छा है, राम रहीम कृपा करके उसके साथ ना लगाएं, क्योंकि राम हमारे देवता हैं और रहीम हमारे आदर्श हैं। 2 मर्डर और 2 रेप के केस के ट्रायल के बाद बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट तक वो अपने बचाव में गए। इस देश की सबसे बड़ी अदालत ने उनकी सजा को बहाल रखा। ये भी याद रखना चाहिए, क्योंकि ये आम केस नहीं है, ये निर्लजता है नेताओं की, चाहे किसी भी पार्टी का। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, ना राम रहीम के डेरे से हूं। राम रहीम तो है ही नहीं वो। राम रहीम तो इतना बड़े कैरेक्टर के लोग हैं कि इस तरह के लोग हो ही नहीं सकते। जो उनकी छचोरी हरकतें, जो गाने आज को डेट में जेल से निकल कर आकर गा रहे हैं, कोई आदमी शर्मदार होता तो गड़ जाता शर्म के अंदर। पर मैं रमन मलिक की एक बात से जरूर एग्री करता हूं, क्योंकि जो कानून है इस देश का, जहां पर फरलो का और पैरोल का जो संबंध है, वो इस देश की अदालतें और कानून तय करता है। क्योंकि जो जेल मैनुअल है उसमें तमाम तरह के जो अधिकार अक्यूज्ड को हैं, अभी Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी भी उनको दी गई है, क्योंकि ये भी इस देश की जिम्मेदारी है, कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो उसकी जान की हिफाजत करना। लेकिन क्या जेल मैनुअल इसकी इजाजत देता है कि आप आइए, आप क्या मेडिकल ग्राउंड पर आप बाहर आए और आप वहां पर आकर आप वर्चुअली आप वहां पर वो सत्संग कर रहे हैं? ये सबसे बड़ी शर्म की बात यही है कि जिस तरह से वो नाच रहे हैं, गाने बना रहे हैं। बॉम्बे की बहुत बड़ी हीरोइन के साथ में उनकी 22 तारीख को पिक्चर भी आने जा रही है। क्या ये ग्राउंड थे जब उन्होंने अप्लाई किया था? मैं रमन मलिक साहब, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, क्योंकि बिल्कुल लीगली रूप से, कानूनी रूप से आप अपनी जगह सही हैं। परंतु जो उनका कंडक्ट है, क्या इस समाज के लिए, हमारा देश का परिदृश्य है, जिस देश में हम रहते हैं, जिसमें देश में धर्म और कानून और सिस्टम और एक समाज है, उसमें क्या शोभा देता है कि जिस तरह के ग्राउंड्स बनाकर वहां के सरकार ने, क्योंकि उसमें जो हरियाणा सरकार के मंत्री होते हैं वो भी उसका हिस्सा होते हैं। इस आदेश के यदि आप देखें, उसमें डीएम, कमिश्नर और वहां के जेल मंत्री के भी हस्ताक्षर हैं। तो तमाम इन चीजों को कंसीडर करने के बाद में बिल्कुल आप इस नतीजे पे जरूर पहुंचेंगे। आपकी आत्मा जरूर कहेगी कि जो नेता वहां पर नतमस्तक हो रहे हैं, जिनको लाखों आदमी चुनकर भेजता है, बहुत शर्म की बात है। कम से कम उन लोगों को ना जाना चाहिए। बॉम्बे से नर्तकी आए, कोई आए, डांस करें, बाबा उल्टी सीधी हरकतें करें, वो कहीं ना कहीं समाज उनको देख रहा है। और इस देश की बड़ी अदालत, ये आप मलिक साहब, इस तरह के लोगों को कन्विक्ट कराना आसान नहीं है। आप कानून की भाषा को अच्छी तरह समझते हैं। कितनी जटिल प्रक्रिया, कितना हंगामा हुआ था जिस दिन इनको जेल भेजा गया था, हेलीकॉप्टर लगाए गए, कितनी बड़ी सड़कें देखिए कैसे खाली हो गई थी। शर्म की बात, इतना काफिला गाड़ियों का जा रहा था, पुलिस वालों के साथ भी पिटाई हुई थी। शर्म की आप ये ऐसे लग रहा था सड़कें एकदम खाली, ऐसे कि जैसे कोई शहंशाह निकलकर सामने आ रहा हो। रमन मलिक जी, मैं इससे पहले कि बाकी गेस्ट का रुख करूं, आप फटाफट से एक कमेंट करिए वेद भूषण जी की बात पर। मैं यही बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि इन गुरमीत राम रहीम के ऊपर केस जो है 2014 से पहले से चल रहे थे, उसको न्याय की व्यवस्था के अंतर्गत अगर कहीं पे लेकर गई कोई सरकार तो वो हमारी सरकार। अगर हमने कोई कसर ना छोड़ी हो उनको जेल पहुंचाने की, तो वो काम करने वाले भी हम हैं, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद उनको जेल में रखना और ये सुनिश्चित करना कि कोई उनके साथ जो लोग जिनके खिलाफ उन्होंने अपराध करे उनको न्याय मिले, ये सुनिश्चित करने का काम भी मनोहर लाल जी की सरकार ने करा।
देखिए, न्याय की डगर पे चलना किसी भी सरकार के लिए सबसे कठिन काम होता है, क्योंकि मलिक साहब, उसको महिमा मंडप दोनों ना करें, तरफ उसको वो पैरोल दो दे दें, धारी आप तलवार दे पे दें, चल रही और होती उसकी है। महिमा मंडप ना करें कि बड़े बड़े नेता उसके चरणों में गिरे। वहां पर जिस तरह के देखिए, सीन वो वहां पर व्यक्तिगत तमाम रूप सोशल से मीडिया में आ रहे हैं, कौन मलिक जाता है? साहब आप एक बड़ी चीज शर्म आती है, बताइए, आपको भी शर्म आती 40 होगी। लाख कानूनी लोग रास्ते उनको मैं follow आपसे करते हैं। बिल्कुल एहतराम 40 करता हूँ, लाख आपकी लोग, बात से एग्री वेदभूषण करता हूँ, जी, पर जो कितना वेदभूषण शर्म जी, एक आपको मिनट मुझे भी आती सुनिए, होगी जब हम बैठते एक होंगे, मेरा राजनीति जवाब की दे बातों से दीजिए। अलग होते होंगे, जरूर एक आपको मेरा और बड़ी अजीब सी बात है कि क्या इलेक्शन कमीशन भी चुप है, इलेक्शन कमीशन भी इसको नहीं देख पा रहा है वेद जी। क्या आज आप ये बोल सकते हैं कि वो 40 लाख लोग जो उनको फॉलो करते हैं उनको भाजपा फॉलो करवा रही है? नहीं ना। मैं आपकी ये पार्टी उनकी पर मैं व्यक्तिगत लांछन है। नहीं लगा रहा हूँ, हम नहीं करा रहे। मलिक साहब, मैं आपकी हमारा पार्टी पर लेकिन लांछन उस नहीं लगा रहा पर नजर जरूर है। उनको जरूर कोई नहीं, हमारे लेकिन को उसी पर तो नजर जरूर है क्योंकि अपना एक वोट बैंक है और इसीलिए तो उसी की तो नहीं। दरअसल ये हाजिरी हो रही है मोहम्मद कहीं ना कहीं बार बातें उसी की तो होंगी, हमें उसी की पता तो है। हाजिरी हो रही है। और बड़ी अजीब सी बात है वेद जी कि इलेक्शन कमीशन भी चुप्पी उस पर साधे हुए है। मैं आऊंगी इस पर, आपसे रिएक्शन लूंगी, लेकिन एक मैं क्विक रिएक्शन आचार्य विक्रमादित्य जी का भी ले लेती हूँ और अमरजीत जी का भी अभी कोई रिएक्शन नहीं हुआ है और केवल ढिंगरा का भी नहीं हुआ है। प्लीज एक बार इन तीनों को स्क्रीन पर ले आइए। और आचार्य जी, आपसे मैं अब यहां पर शुरुआत करना चाहती हूं कि आप ये क्या देख रहे हैं? ये दरअसल चुनाव चूंकि आया है इसीलिए ये गुरमीत राम रहीम बाहर आया है, इसीलिए ये पैरोल मिली है। देखिए, ये नेताओं की और इस प्रकार के लोगों की एक सांठगांठ है और मैं कहूंगा इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन जिस प्रकार से इन्वॉल्व होता है, इनका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और जहां तक सनातन की बात की जाए, हिंदू धर्म की बात की जाए, तो इन सबके यहाँ हमने अच्छे से देखा है कि किस प्रकार से हिंदू धर्म के अनेक अनेक रीतियों के बारे में किस प्रकार के कटाक्ष उपस्थित किए जाते हैं। तो ये तो केवल एक सरकारी तंत्र और नेता और जिस प्रकार के सरगना लोग हैं, इन सबको धर्म का जो चोला है वो ओढ़ लिया जाता है, दाढ़ी बड़ी बढ़ा ली जाती है और फिर एक खेल रचा जाता है और फिर इन्हीं के लोग पैसे लगाते हैं और इन्हीं के लोग वहां पर उसको काटते हैं, फसल को काटते हैं। ये सारा का सारा नेक्स है और इसको हमें समझना चाहिए। इसका इनका धर्म के साथ जोड़ना, धर्म का गुरु कहना, किसी प्रकार से कहना, कोई धर्म गुरु के इनको नहीं कहना चाहिए। मैं कहूंगा किसी भी धर्म के साथ इनका नाम जोड़ना, इन्होंने तो अपना एक नया कल्ट आरंभ कर रखा है। ये तो इंसान बताते हैं अपने आप को कि इंसान की बात करते हैं और सनातन का तो पूर्ण विरोध करते हैं। तो इनको, जैसे हमारे पुलिस वाले साहब, भाई साहब, एसीपी साहब बैठे हैं, क्या पुलिस को पता नहीं होता कि किन डेरों के अंदर क्या हो रहा था? क्या इन नेताओं को नहीं पता इन डेरों के अंदर क्या हो रहा था? कैसे बन जाते हैं इतने बड़े बड़े डेरे? ये सारा का सारा एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलता है और सबको पता है इसके कारण से। और जब ये कोई बहुत बड़ी बात बन जाती है, सबके सब हाथ धो लेते हैं। और लेकिन इतना बड़ा एम्पायर भी अगर उसने खड़ा किया था तो वो ऐसे ही नहीं खड़ा किया था ना आचार्य जी। अगर इतना बड़ा एम्पायर भी उसने खड़ा किया है तो ऐसे ही तो खड़ा नहीं किया। इनके सब मिलके साथ लगा गया ऐसा, सब लोगों ने साथ मिलकर। आप देखें उस वक्त लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर किस प्रकार से जाते थे वहां पर, किन कौन कौन लोग इनके रिलेशन में है, इनकी शादियां जो हुई हैं, इनके रिश्तेदारों की तमाम बड़े बड़े कांग्रेस के जो राजनेता है उनके घरों में हुई है। ये सारा का सारा एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड गैंग होता है और जिस प्रकार से ये लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया जाता है और फिर धर्म का आवरण ले लिया जाता है कि और धर्म का आस्था ले ली जाती है। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये चरित्र है राजनीति का। दरअसल ये इस तरह की जो बातें हैं वो ये बताती है और ये जो टाइमलाइन है, ये जो टाइमिंग है, दरअसल वो बताती है कि वोट के खातिर सजदा करेंगे, नतमस्तक होंगे, साष्टांग प्रणाम करेंगे। और इसमें तो केवल ढिंगरा जी, आपकी पार्टी भी पीछे नहीं है। आप लोग क्यों नहीं उठाते हैं मुखर होकर इस आवाज को? लेकिन कैसे उठाइएगा जब आपके नेता ये कहेंगे कि सबकी अपनी अपनी आस्था है? देखिए, ये जो पैरोल दी गई ये नियमों के तहत नहीं दी गई। पहली बात, दो पैरोल और तीसरी फरलो दी गई और नियमों के तहत नहीं थी, खट्टर सरकार ने दी क्योंकि इलेक्शन था। अब ये बीजेपी जो है खट्टर सरकार के इलेक्शन की वजह से पैरोल दे रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप कह रहे हैं कांग्रेस के लोग थे, मैं कह रहा हूं अनिल विज कांग्रेस के है क्या? वो बीजेपी के मंत्री हैं। साष्टांग प्रणाम तो आपके भी नेता जाते थे ना हाजिरी लगाने के लिए, जाते थे कि नहीं जाते थे? सुनिए, जाते थे कि नहीं जाते थे? हुड्डा साहब अगर ये कह रहे हैं कि सबकी अपनी अपनी आस्था है तो है आपके कि नहीं है, या वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं? हिमानी जी, 50 लाख रुपया अनिल विज ने अगर एज मंत्री दिया, अपने कोष से, मंत्री कोष से 50 लाख रुपया दिया,
तो वो बीजेपी का मंत्री है। अरे वो हुड्डा जी रामविलास की शर्मा ने हुड्डा अपने जी का कोष से बताइए, पैसे तो दिए CM तो थे वो आप, बीजेपी का मिनिस्टर था। अभी जवाब दे और देना, दूसरी बात आपको बता रहा हूं मैं, जो अभी डिप्टी स्पीकर मिलके आए हैं वो भी, और जो करनाल की मेयर मिलने की बात करी थी वो भी, ये सारे बीजेपी के हैं। कांग्रेस के किसी आदमी ने अपने कोष से कोई सर मैं पार्टी नहीं पूछ रही हूँ आपसे, क्या पूछ रही हूँ सर आपसे? केवल ढींगरा, आपने मेरा सवाल भी सुना कि नहीं सुना? केवल ढींगरा जी, सवाल भी सुना आपने कि नहीं सुना? के लोग, हाँ, बीजेपी की सरकार हाँ, डायरेक्ट पैसा दे रही है बाबू को। अच्छा, सुन लीजिए, दूसरी बात और सुनिए। हाँ, जहां तक अपराध की बात है, ये कोर्ट का फैसला था, बीजेपी का फैसला नहीं था। कोर्ट ने फैसला दिया उनके अपराध के ऊपर, कोर्ट का फैसला था, ये कोर्ट ने फैसला किया। दूसरी बात, सरकार का रोल क्या था? ये था इतने लोगों को पंचकुला के अंदर इकट्ठे करवा दिया, और इकट्ठे कराने के बाद बीजेपी के मंत्री के साथ आपको अभी रोक रही हूं, मैं दोबारा वापस आऊंगी। आपका फ्रेम फ्रीज हो गया और ऑडियो में भी गड़बड़ आ रही है, तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि जब तक दोबारा लौटूं तो ये ठीक हो जाए। लेकिन अमरजीत जी का भी एक रिएक्शन ले लेती हूं, फिर रमण मलिक जी मैं आपका रुख करूंगी। अमरजीत जी, राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है, मतलब बलात्कारी हो कोई भी, मतलब आपको कभी आपको खालिस्तानी चाहिए, कभी आपको बलात्कारी चाहिए, मतलब क्या इनके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं? देखिए मानी जी, आपने जो कहा कि राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है, वो तो सभी जानते हैं कि राजनीतिक लोगों की वजह से ही बाबा लोग पैदा होते हैं, जो हम लोग मानते हैं। राजनीतिक लोगों की वजह से ही बार बार उनको पैरोल दी जा रही है। अभी अभी आपने सुना कि मेरे भाई साहब ने पहले ही बोल दिया कि गृह मंत्री के साइन हुए, इसके साइन हुए, उसके साइन हुए, तो उसके बाद में उसे पैरोल दी गई। कोर्ट में जो पेश किया जाएगा जज के सामने, जज उसके आधार पर और प्रूफों के आधार पर कार्रवाई करते हैं। तो राजनीति का स्तर जो आप बोल रहे हैं गिर गया है, वो इस लेवल तक गिर गया है कि उसको बयान ही नहीं किया जा सकता। क्योंकि उनका, मैं ये कहूंगा कि जो राजनेता है सबसे पहले उसका कोई धर्म नहीं है, किसी भी राजनेता का कोई धर्म नहीं है। जे आप मैं पब्लिक को और आपके जरिए मैं ये बात कहना चाहूंगा कि किसी के भरोसे पे मत रहना कि ये हमारा धार्मिक है, ये हमारे धर्म का है। उसका कोई धर्म नहीं है, उसका सिर्फ एक धर्म है कि वोट जो है वो कैसे बटोर दो, बस वोटों को बटोरने के लिए ही धर्म है। अभी जो राम रहीम को बार बार छोड़ा जा रहा है, फौजा सिंह भी इसीलिए, वो उसका रीजन है बहुत बड़ा उसके पीछे। बार बार पब्लिक, मेरी सुनना है मानी जी, पूरी सुन लेना। बार बार उसको पैरोल देने का मतलब है कि उसका विरोध कितना हो रहा है वो देखना चाहते हैं। जैसे गुजरात में अभी आपने देखा कि वो एक मुस्लिम लड़की थी, उसका रेप हुआ और उन लड़कों को ये कहकर छोड़ दिया गया कि वो उनका अच्छे घरों के थे, अच्छा कैरेक्टर था। मैं तो ये कहता हूं कि कोई भी इंसान जो किसी की बहू बेटी बहन का रेप कर दे, उसका अच्छा कैरेक्टर कहना और कहने वाले को बारे में और उसके कैरेक्टर के बारे में मैं तो अपने जान से, अपनी जुबान से ये बात नहीं कहना चाहता। सर कहाँ गया वो महिलाओं के सम्मान और कैरेक्टर की जो बात यहाँ पर आप कह रहे हैं? तो फिर बलात्कारी के आगे आपके कैबिनेट मंत्री क्यों नतमस्तक हो रहे हैं सर? क्यों सजदा कर रहे हैं वहां जाके? वो तो देखिए सम्मानित भी हो रहे हैं, तो वो तस्वीरें भी आई हैं, वो तस्वीरें आई हैं, और ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, उनको पता है कि ये सब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। पहले की तरह छोड़ना चाहती है बीजेपी का जो एजेंडा है। हाँ, और आपके फौजा सिंह क्या कर रहे थे? वो तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई वीरता पुरस्कार लेने के लिए वहां पर गए। उनकी बॉडी लैंग्वेज तो यही बता रही थी, बड़े खुश थे। क्या हाँ देखिए, आज मेरे को बलात्कारी का आशीर्वाद मिल गया। कह दिया कि चाहे वो फौजा सिंह जी हो, मैं मेरी बात सुनना है मानी जी, मैंने पहले ही कह दिया कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी राजनेता हो, तो बोल दीजिए ना कि जो शिक्षा की बात आप करते हैं, स्वास्थ्य की बात आप करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात आप करते हैं, वो झूठी है, वो ढोंग है, वो झूठी है, वो ढोंग है। और चाहे आप लोग कोई भी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आप लोगों को सिर्फ वोट चाहिए, और उसके लिए आप किसी भी बलात्कारी की शरण में आप जा सकते हैं, आप उसके आगे सजदा कर सकते हैं, आप उसके आगे नतमस्तक हो सकते हैं। रमण मलिक जी, ये तो एक ट्रेड ऑफ हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि भैया देखिए आपके बाबा को हम बाहर ले आए, अब आप हमें वोट दे दीजिए, यही ट्रेड ऑफ हो रहा है। देखिए हिमानी जी, क्योंकि ये विषय उठाया गया इसलिए मेरा अब ये बोलना अनिवार्य हो गया कि सबसे पहले तो इस देश की इतनी सारी मीडिया चैनल जिन्होंने एक बेटी के गायब, उसके परिवार के गायब होने पर इतने सारे वीडियो, इतने सारे प्रोग्राम बनाए थे, और उसके बाद ऐसा राजनीतिक प्रेशर पड़ा कि वो गायब हो गए, वीडियो भी गायब हो गए, प्रोग्राम भी गायब हो गए, और उस बेटी का नाम था सुकन्या देवी।
उसका बलात्कार हुआ, उस पूरे परिवार को बलात्कार की तरह गायब कर दिया गया और ये चमत्कार करने वालों के आगे बहुत सारे लोग नतमस्तक हो गए। दूसरी चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि इस देश के अंदर बेटियों के सम्मान के लिए जहां पॉस्को जैसे कानून है, वहां ये भी करने का, सुनिश्चित करने का हरियाणा सरकार ने सबसे पहले कदम उठाया कि 12 साल के बच्चे के साथ अगर कोई उससे छोटी बच्ची के साथ करता है तो उसके लिए प्रावधान मौत की सजा का इस सरकार ने करा। हमारे को पता है कि हम न्याय के रास्ते पे जब चलेंगे, हम कानून के रास्ते पे चलेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत थिन लाइन है कानून की और गैर कानूनी काम करने की। लेकिन ये पैरोल देकर आप कौन सा न्याय कर रहे हैं, मैं जानना चाह रही हूँ ना सर, मुझे समझ नहीं आ रहा पिछले इतने मिनट से आपके पास मैं अगर आप बोले तो मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूं जो ऑनरेबल कोर्ट का एक निर्णय है, वो 3008 नंबर 2022 का CWP पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का, कृपया करके उसे पढ़ें। उसमें यहाँ पर गुरमीत राम रहीम, चाहे वो XYZ कोई भी ऑर्डर हो या कोई भी बात हो जिस क्लॉज की वो बात यहाँ पर कर रहे हैं, अगर मिसयूज हो रहा है तो क्या वो वापस नहीं ली जा सकती है? क्या वो कैंसिल नहीं हो सकती है? देखिए हिमानी, 14 साल लग गए निर्भया को न्याय दिलाने के लिए, यही तो सिस्टम काम करता है। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति तक अपील हो गई, 14 साल लग गए। बापू आशाराम जैसे कितने सारे बाबा जिनको सजा करने में कितनी मेहनत और समय, अदालतों का टाइम खराब हुआ। इस अदालत जो निर्णय था, क्रिमिनल रिट पिटीशन थी जो इसका जिक्र मलिक साहब कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता था। ऐसा नहीं है, जब सरकारें अपने कोई डिसीजन करती है, निर्णय करती है, उनके पास में बहुत चमचा है, बहुत बैटरी ऑफ लॉयर्स हैं, बहुत सारे माइंड्स हैं, उसकी अपील भी की जा सकती थी। कहीं ना कहीं हम सबको सोचने की जरूरत है, हमारे नेताओं का स्तर इतना गिर चुका है कि वो अपने वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं किसी आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, सबके दामन में कहीं ना कहीं दाग है। अभी मैंने आशाराम का नाम लिया, बहुत सारे नेताओं के नाम मैं आपको गिनाऊंगा जिनकी तमाम की पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं। अभी आपने नाम बताई दिया फौजा सिंह का कि वो आशीर्वाद लेके आए हुए, उनके अनुकंपाओं से ये देश भरा पड़ा है, ऐसे नेताओं से जिन्होंने ना केवल बलात्कारियों को, कत्ल करने वालों को, उनको महिमा मंडप करने का काम किया। तो ये तमाम को सबको शर्म आनी चाहिए। मैं कानून की बात मानता हूं मलिक साहब, मैं आपकी व्यक्तिगत गलती नहीं बता रहा मलिक साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं काफी हद तक, परंतु उसकी अपील भी जा सकती थी। यदि सरकारें निर्णय लेती तो उसको आगे डिसीजन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। क्या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार गई या नहीं? क्यों इतनी जल्दबाजी में, इतनी जल्दी पैरोल और क्योंकि फायदा हो रहा था, क्योंकि फायदा हो रहा था। लेकिन परमिंदर सिंह सेठी जी तो बोल दीजिए ना, आज यहाँ पर रिपब्लिक भारत के इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर बोल दीजिए कि जो महिलाओं के सम्मान की आप बात करते हैं या घोषणा पत्र में जो बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं ना, वो सब झूठ है, वो एक ढोंग है। क्योंकि आपको तो बलात्कारी की भक्ति करनी है। नहीं हमें नहीं करनी। आप मेरी बात सुनिए। देखो अभी रमन मलिक जी ने कहा कि हमारी सरकार ने न्याय दिया। मैं इनको बताना चाहता हूँ, जो न्याय है वो सरकारें नहीं देती, न्यायालय देते हैं। जो संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज होता है, किसको पैरोल देनी है, किसको नहीं देनी, हमने बनाई। ऐसा पहले सरकारों के चलने की व्यवस्था समझ लीजिए, फिर डिबेट करिए। सेठी साहब, अगर आपको न्याय का पता ना हो कि लेजिस्लेशन बनाना सरकार का काम है, अब आपको नहीं पता होगा ना, क्योंकि वो तो स्विमिंग पूल में आपके सरजी जो है वो तो स्विमिंग पूल में मजे कर रहे होते हैं, करोड़ों के स्विमिंग पूल में। आपके सरजी जो है वो बिना काम के निठल्ले सीएम है। आप मेरे को ये बताइए, लेजिस्लेशन पास करना क्या सरकार का काम है या नहीं है? अगर आपको इतना नहीं पता तो आप डिबेट में आए किस लिए? जाके घर सो जाइए सेठी साहब, घर जाके सो जाओ। मलिक जी घर जाके सो जाओ। जब तुम यही नहीं पता कि कम किमें करनी है सरकार ने, तो तुम गल की करना आए हो। किसी को हमने न्याय देना है, हमने 84 के जेनोसाइड को न्याय देना है, इसको देना है, इसको नहीं देना। 84 को तो हम दे ही रहे हैं,
ये कोर्ट आप लोग कांग्रेस के तलवे चाटते हो। आप कांग्रेस के तलवे चाटते हो। नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं। आप दोनों को रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ, और माफी के साथ, क्योंकि समय आज थोड़ा सा कम था। लेकिन इसी तरह की तू मैमे में तो सारी चीज निकल जाती है। लेकिन सोचिए उस जनता का, वो जनता सब कुछ देख रही है, वो जनता सब कुछ समझ रही है कि किस तरह से वायदे तो आप कुछ और करते हैं, लेकिन फिर आपको एंड में जाना उन्हीं बलात्कारियों की शरण में है। क्यों? क्योंकि वहां से आपको शक्ति मिल रही है, और वो कौन सी शक्ति है? वो वोट की शक्ति है। इसीलिए साम दाम दंड भेद हर पार्टी इसीलिए अपना रखी है, और इसीलिए वहां पर हाजिरी लगा रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 का प्रहार के आज के सफर में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। वकील 50 की कर रहे हो, 51 की भी कर लो। पीयूष सेठी जी आ रहा हूं। वकील साहब देखिए, जी बोलिए। एक ये एलिगेशन है जो चिट्ठी में बहुत ज्यादा स्केलिंग एलिगेशन है, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग वर्डेड इस कॉनमैन की चिट्ठी है जी, और आपके थ्रू गई है, तो आपने लीगली वर्ड ऑब्वियसली किया होगा, करेक्ट किया